कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग है उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, हैंड राइटिंग अगर हम डिफाइन करेंगे हैंड राइटिंग को, तो हैंड राइटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे और इम्पोर्टेंस पे देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो शुरू में हम देखेंगे कि व्हाट इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या है? हम बचपन से लेके अभी तक स्कूल में, कॉलेज में, अभी तक आप लिखते आए हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, नोटबुक्स में लिखा हुआ है आपने। तो हैंड राइटिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? हैंड राइटिंग होती क्या है? तो हैंड राइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। क्या है? न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। आप न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना के थ्रू वर्क करते हैं। आप इंटेंशनली लिखते तो हैं, बट जो प्रोसेस है वो वॉल्यूमेंट्री से इनवॉल्यूमेंट्री में शिफ्ट हो जाती है ओवर टाइम। तो क्या है ये? न्यूरोमस्कुलर। तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और आपके जो मसल्स हैं, तो जो आप सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है हैंड राइटिंग, तो मैंने हैंड राइटिंग लिखना है, तो मुझे पता है कि हैंड राइटिंग की स्पेलिंग क्या है, HANDWRITING। तो मेरे मसल्स मैंने यूज करे, मैंने हैंड मसल्स मेरे यूज करे ये लिखने के लिए, और इसको लिखने के लिए प्रॉपर वे में मैंने अपना कुछ ब्रेन का भी यूज किया, कि मैंने रिमाइंड करा कि मेरे जो हैंड राइटिंग मुझे अगर लिखना है तो स्पेलिंग क्या होगी, कि पहले H आएगा, उसके बाद A आएगा, देन N आएगा, फिर D आएगा। मैंने HDAN ऐसे तो नहीं लिखा ना, ये मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मेरा जो न्यूरल सिस्टम है, जो मेरा सोचने समझने का तरीका है, वो सही से चल रहा है, और उसके कोऑर्डिनेशन में, मसल के कोऑर्डिनेशन में मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग के साथ एक हैंड राइटिंग की स्पेलिंग, या मैंने कोई वर्ड लिखा। तो हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग एक न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना है। इट्स अ कॉन्शियस एक्ट। ये कॉन्शियस एक्ट है। आप सोच के समझ के लिखते हैं। आप जब लिख रहे होते हो तो आप सोच भी रहे होते हो और आप समझ भी रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है? ये है एक कॉन्शियस एक्ट, बट रिपीटिशन मेक्स इट अ हैबिट। बट आप बचपन से इतना सब कुछ लिखते आ रहे हैं, आपने नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 तक लिखना सीखा, और उसके बाद से ये जो हैंड राइटिंग का प्रोसीजर, कुछ लिखने का जो प्रोसेस है, वो इतनी बार रिपीट हो चुका है, अब तक में इतना रिपीटिशन हो चुका है। कुछ भी आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी ने बोला कि एक ऐसे लिख दो, आपकी टीचर ने बोला ऐसे लिखो, या फिर आपकी मम्मी ने कहा कि नोट करो, मुझे कुछ सामान चाहिए तो आपको लेके आना है, तो आप ये सारी चीजें लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो इतनी बार रिपीटिशन हो चुका होता है, तो ये हैबिट क्या हो जाती है? ये अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर आप ज्यादा कॉन्शियसली नहीं लिखते। अगर मैं अभी आपको कोई नया वर्ड बताऊंगी जिसकी आप स्पेलिंग से फेमिलियर नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग से आप फेमिलियर नहीं है, या जो आपने पहली बार सुना है, तो आपको अपना ये कॉन्शियसनेस आपको उसमें बहुत ज्यादा लगानी होती है। बट अगर मैं बोलूं कि आप लिखो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कहा कि मैं अपना नाम लिखूं, तो मैं यहाँ पे अनकॉन्शियसली माई नेम इज दीक्षा शर्मा लिख दूंगी। या मुझे नाम लिखना है तो मैं तो क्लास में, नोटबुक्स में अपना नाम बचपन से लिखते रही हूँ, तो इतनी बार मैंने इसे रिपीट कर लिया कि ये अनकॉन्शियस हो गया है। हम ये ध्यान नहीं देते, बट हम जो भी लिखते हैं, जो हमारा हैंड राइटिंग होती है, जो हमारे वर्ड्स को लिखने का तरीका होता है, अल्फाबेट्स को लिखने का तरीका होता है, वो सब अलग होता है, डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। और ये जो राइटिंग प्रोसेस है वो इनिशियली कॉन्शियस एक्ट होती है, अभी भी कॉन्शियस एक्ट है, बट इतना रिपीटिशन हो चुका है कि वो बाद में चल के अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर आपको इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं लगानी होती। कई बारी टीचर जब क्लास में डिक्टेट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप लिखो, तो क्लास में कितना कम टाइम मिलता है, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। तो आप बिना सोचे समझे जो आपने सुना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हैंड राइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना, इट इज अ कॉन्शियस एक्ट, बट रिपीटिशन मेक्स इट अ हैबिट एंड इट बिकम्स अनकॉन्शियस। तो ये मैं बोलूंगी, बट मैं वेट नहीं करूंगी बीइंग अ टीचर कि आपने वो लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आ जाऊंगी। इट इज गवर्न्ड बाय द ब्रेन एंड सो कॉल्ड ब्रेन राइटिंग। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज्यादा सोच सको, आप फटाफट लिखोगे और वो जो आपकी हैंड राइटिंग बनेगी वो अनकॉन्शियस एक्ट हो जाएगी। ठीक है, इट इज गवर्न बाय द ब्रेन, ये हमने अभी ही जस्ट पढ़ा। तो हमारी जो हैंड राइटिंग है वो हमारे ब्रेन से गवर्न होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एक्ट जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ कॉन्शियस होते हैं, कुछ रिपीटिशन की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। देखो, आपको ये पता है कि आप मॉर्निंग में उठोगे, आपको सबसे पहले ब्रश करना है,
तो ये एक हैबिट बन जाती है कि आपको सुबह उठ के ब्रश करना है। ये बचपन से ये हैबिट डाल दी जाती है। इनिशियली ये कॉन्शियस एक्ट होता है, बट बाद में ये अनकॉन्शियस हो जाता है कि आप अगर आधी नींद में भी उठेंगे तो आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देगा कि आपको उठ के सबसे पहला काम ब्रश करना है। तो आप समझ रहे हैं कि कॉन्शियस एक्ट इनिशियली कुछ चीजें होती हैं, बट रिपीटिशन की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और ये सारे एक्ट्स कौन गवर्न करता है? हमारा ब्रेन गवर्न करता है। गवर्नर कौन है? हमारा ब्रेन गवर्नर है। और इसलिए हम हैंड राइटिंग को कभी कभी ब्रेन राइटिंग भी कह देते हैं। तो हैंड राइटिंग को क्या कह देते हैं? ब्रेन राइटिंग भी हम कह देते हैं। हैंड राइटिंग इज द टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंस। हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग इज द टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंस। हैंड राइटिंग किसी की क्यों जैसी दिखती है वैसे क्यों बनती है? मेरी हैंड राइटिंग ऐसी क्यों है? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मेरी हैंड राइटिंग है कैसी, बट मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हुई क्यों? क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं, चाहे वो स्कूल में एक्सपीरियंस हो, जब मैंने कोई ट्रेनिंग ली है उसकी एक्सपीरियंस हो, या राइटिंग क्वालिटी की वजह से जो एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं ओवर द टाइम, या फिर इन्वायरमेंट हो सकता है, या ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके स्कूल में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। कुछ स्कूल में बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में कभी कम लिखते हैं, कभी लिखते ही नहीं है। बैक बेंचर्स होते हैं जो बहुत कम लिखते हैं, बाद में लिखते हैं जब दूसरों की नोटबुक को बोरो करके लेके जाते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो उन्होंने वैसे अपने आप को ट्रेन किया हुआ होता है कि वो इतनी बार लिखते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हैंड राइटिंग सुंदर हो, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो हैंड राइटिंग है वो टोटल सम है आपके एक्सपीरियंस का, आपके स्कूल के एक्सपीरियंस का, आपकी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस का, आपकी राइटिंग क्वालिटी के एक्सपीरियंस का, आपके टीचर ने आपको कैसे सिखाया है, इन्वायरमेंट आपका कैसा रहा है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं ना कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी बुरी होती है कि किसी को समझ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को समझ में आती है और उस फार्मासिस्ट को समझ में आती है जिसे आपको मेडिसिन देनी है। तो ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका ऑक्यूपेशन की वजह से उनका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि हमने पढ़ाई करी है, हमने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करा है, हमने प्रैक्टिस करी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करी है। बट वही कोई पर्सन है जिसने सिर्फ क्लास 4th तक की पढ़ाई करी है, सिर्फ क्लास 4th तक की पढ़ाई करी है, बट उसके आगे वो पढ़ नहीं पाया, तो उसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी आप इमेजिन कर सकते हैं। उसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ क्लास 4th तक की उसने पढ़ाई करी है, आगे कभी पढ़ाई करी नहीं। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ऑक्यूपेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी हैंड राइटिंग में। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपकी स्कूलिंग, आपका ट्रेनिंग, आपकी राइटिंग क्वालिटी, आपका इन्वायरमेंट। मेजर फैक्टर है आपका ऑक्यूपेशन, कि आपने आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं आपकी हैंड राइटिंग को। ठीक है। In other words, writing is practically visible speech. अगर हम ये तो हमने ऊपर देख लिया कि हैंड राइटिंग है क्या, अब हम और अगर डिफाइन करने की कोशिश करें या दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं? राइटिंग इज प्रैक्टिकली विजिबल स्पीच। क्या है? हैंड राइटिंग इज अ प्रैक्टिकल विजिबल स्पीच। जो हम विजिबल, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने अपना नाम लिखा, ये विजिबल हुआ आपको? तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल विजिबल स्पीच है। क्या है? विजिबल स्पीच है, मैंने लिखा विजिबल है। और टॉकिंग पेपर बाय ऑल its thousand and peculiarities in combination is the most personal and individual thing that a man does and leaves a record which can be seen and studied. तो बेसिकली ये जो इतना फैंसी सा डेफिनेशन है उसका ये मतलब है कि जो हैंड राइटिंग है वो विजिबल स्पीच है। इसमें कई सारे पिक्युलरिटीज, आपके पर्सनल और इंडिविजुअल थिंग्स होते हैं जो कि आप उसमें डालते हैं। और आप हैंड राइटिंग, अगर हैंड राइटिंग आपकी, आपने कुछ लिखा हुआ है तो इट लीव्स अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड भी बनता है, रिकॉर्ड छूट जाता है, विच इज सीन एंड स्टडी, जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हैंड राइटिंग। क्या हो गया? वो हो गया आपका हैंड राइटिंग। ठीक है। हैंड राइटिंग तो क्लियर है कि हैंड राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हैंड राइटिंग पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हैंड राइटिंग के। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हैंड राइटिंग के। पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला है इंडिविजुअलिटी,
दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरल वेरिएशन। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल डाइवर्जेंस और पेरेंटल सिमिलैरिटीज, की कुछ सिमिलैरिटीज आपकी हैंडराइटिंग में आपके पेरेंट्स की होती है, या आपके इनिशियल स्टेजेस में जब आप क्लास 1 में रहे, क्लास 2 में रहे, क्लास 3 में रहे, तो जो आपकी टीचर होगी ना, उनका आप बोर्ड में देख के जब लिखते थे, जो भी सारी चीजें आप बोर्ड में देख के लिखते थे, तो आपकी टीचर की हैंडराइटिंग भी आप पे इम्पैक्ट देती है, और वो फंडामेंटल डाइवर्जेंस के अंदर है। ये आपकी पेरेंटल सिमिलैरिटीज, टीचर के साथ सिमिलैरिटीज, जो इनिशियल स्टेजेस पे आपने लिखना सीखा है, तो वो सिमिलैरिटीज आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से आपके हैंडराइटिंग में आते हैं। फोर्थ क्या है? पर्सनल फीचर्स। कुछ आपके पर्सनल फीचर्स भी होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखाया है, बेसिकली लिखना सिखाया है, तो उन पर्सन की कुछ सिमिलैरिटीज आपके हैंडराइटिंग में आती है। इसके अलावा पर्सनल फीचर्स आपके खुद के होते हैं। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों की हैंडराइटिंग बहुत सिमिलर थी। हमारी फ्रेंडशिप भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सिमिलर थी। हैंडराइटिंग सिमिलर होने के साथ साथ हमारी थॉट प्रोसेस भी सिमिलर थी, हम एक जैसे ही थे, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। हमने एक दूसरे को सिस्टर ही डिक्लेयर कर दिया था। बट ये सिमिलैरिटीज क्यों हुई? क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में वो बढ़ी हुई है, वैसे ही इन्वायरमेंट में मैं भी बढ़ी हुई हूँ, और इस वजह से ही हमारे हैंडराइटिंग में वो इम्पैक्ट आया, है ना। तो हैंड राइटिंग में हमारे इम्पैक्ट आ गया। कई बार ऐसा होता था कि हमारी नोटबुक जब टीचर चेक करते थे, प्रैक्टिकल, कॉलेज में तो नोटबुक्स चेक नहीं होती, बट जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है वो चेक होती थी, तो हमारे टीचर्स ने हमको कई बार बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे की नोटबुक लिखते हो, या फिर हमें ब्लेम ही कर दिया जाता था कि तुमने नहीं लिखा है। फिर बाद में उन्हें भी पता चल गया कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बट इतनी सिमिलैरिटीज होने के बाद 90% हमारी, फॉर एग्जाम्पल 90% थी हमारी हैंड राइटिंग सिमिलर, बट उसमें भी हमारे कुछ पर्सनल फीचर्स थे। जब देखा जाए हम दोनों की नोटबुक, जब आप आजू बाजू रख के देखेंगे कि मेरी नोटबुक यहाँ है, मेरी फ्रेंड की नोटबुक यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोटबुक है, मेरी फ्रेंड की नोटबुक यहाँ है, तो हम दोनों की नोटबुक जब आजू बाजू आप रख के देखेंगे तो आपको इतनी ज्यादा 90% सिमिलैरिटीज दिखेंगी। बट अब जब आप पर्सनल फीचर्स चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी नोटबुक है एंड ये मेरी फ्रेंड की नोटबुक है। तो आपकी हैंड राइटिंग किसी भी पर्सन से कितनी भी सिमिलर क्यों ना हो, हमेशा उसमें कुछ पर्सनल फीचर्स रह जाते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। आप कितनी भी ट्राई कर लो उसे कंसील करने की, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल्स कौन से? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट कह रही हूँ मैं, जैसे हमने फॉरेंसिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, वैसे ही हैंड राइटिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्या है? इंडिविजुअलिटी। दूसरा क्या है? नेचुरल वेरिएशन। तीसरा क्या है? फंडामेंटल डाइवर्जेंस। फोर्थ है पर्सनल फीचर्स। तो इन सब चीजों के, इन सब प्रिंसिपल, हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रिंसिपल